हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कल डिस्कस कर रहे थे मोशन इन अ प्लेन चैप्टर को। मोशन इन अ प्लेन चैप्टर के हम आज लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है सर्कुलर मोशन। क्या मोशन? सर्कुलर मोशन। जैसे कि नेम सजेस्ट करता है सर्कुलर मोशन, यानी कोई भी ऐसा मोशन जो सर्किल में हो उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो इस सर्कुलर मोशन में के डिफरेंट पैरामीटर्स में क्या रिलेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, और सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल स्पीड क्या होता है, ये सब टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन। देखो, कोई भी ऐसा मोशन जो सर्किल में हो वो क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। जैसे कि आप क्लॉक को देख लीजिए, उसके जो सेकेंड हैंड है या मिनट हैंड है या आवर हैंड है, वो सब क्या है, एक सर्कुलर मोशन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ऑल्दो डिफरेंट टाइम पीरियड के साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन है तो उनका मोशन एक सर्किल में ही, है ना। और किस एग्जाम्पल को आप सर्कुलर मोशन में देख सकते हैं? ऐसे देख सकते हैं जैसे कि आपने हाथ में एक वायर ले लिया, उसके साइड एक बॉल ले ली और उसको ऐसे आप रोटेट कराएं, तो वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसे डेली लाइफ में आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे सर्कुलर मोशन के। तो ये हमारे पास पॉइंट ओ है, यानी सेंटर है ना। और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है ना। मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ। सपोज ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, यानी इस डायरेक्शन में इसका मोशन है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब आप देखिए, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, इस पॉइंट पे, यानी a b c d सब जगह इसकी क्या है, वेलोसिटी। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर अपवर्ड है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली राइट साइड में है। तो यानी इस टाइप के मोशन में आप देखिए v का जो मैग्नीट्यूड है, यानी a पॉइंट पे स्पीड है, अगर उसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो v ही होगा, है ना। और b पॉइंट पे भी क्या होगा, v ही होगा मैग्नीट्यूड। c पे भी v है और d पे भी क्या है, मैग्नीट्यूड v है। यानी ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें आपका जो स्पीड है हर पॉइंट पे, चाहे आप यहाँ पे भी ले लीजिए, यहाँ पे भी ले लीजिए, यहाँ पे भी ले लीजिए, स्पीड कांस्टेंट हो, यानी स्पीड में कोई वेरिएशन ना हो, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें आपका स्पीड सेम रहती है, वेलोसिटी चेंज है। तो यानी क्या है, वेलोसिटी का ही कह दीजिए कि मैग्नीट्यूड सेम रहता है हर जगह। अब आप कोई ए वेक्टर ऐसे ले लीजिए और इस वेक्टर को उल्टा कर दीजिए, तो यानी ये दोनों क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, लेकिन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम कहेंगे ये वेक्टर और ये वेक्टर अलग हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन वाइज क्या है, अलग हैं। लेकिन क्या है, इसको हम तब भी वेक्टर कहेंगे, यानी ए वेक्टर 5 है, सपोज इसका ये भी 5 है, तो यानी इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये दोनों वेक्टर क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो यानी ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें जिसमें क्या है, आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा होता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी उस टाइप के मोशन में क्या होता है, आपकी स्पीड हर पॉइंट पे डिफरेंट होती है। सपोज ये सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो यानी यहां पर कुछ स्पीड v1 है, और यहां पर अगर v2 है तो यहां पर v3 है, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों ही क्या है, डिफरेंट है हर पॉइंट पे। तो इस टाइप के सर्कुलर मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस वाले सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन काम करता है, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में इस पॉइंट पे
जो एक्सेलरेशन होगा वो कहाँ होगा, टुवर्ड्स सेंटर होगा। हर एक पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स क्या होगा, सेंटर होगा। क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर होगा। तो इसको हम सपोज ये AC है, ये भी AC है, ये भी AC है और ये भी AC है, लेकिन उस इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सेंटर पे जो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स सेंटर होगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो ये टुवर्ड्स सेंटर जो एक्सेलरेशन होगा इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। देखो डायरेक्शन तो अलग है ना, इस B पॉइंट पे डायरेक्शन डाउनवर्ड, A पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसे, और C पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसे, और D पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसे, यानी डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की केस में एक्सेलरेशन का क्या है, सेम है। लेकिन जहां नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आता है, जहां भी सर्कुलर मोशन आएगा वहां एक सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन जरूर आएगा, है ना। एक जहां भी सर्कुलर मोशन आएगा वहां एक क्या आएगा, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, यानी ये सेंटर पे तभी तो घूमेगा जब इसको ये जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैंने ये रोप से बॉल अटैच करी है, तो ये बॉल क्या है, सेंटर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा तभी तो ये सेंटर के चारों ओर घूमेगी, यानी सेंटर की साइड एक एक्सेलरेशन जरूर होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर केस में एक टेंजेंट पे भी एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तभी तो वेलोसिटी चेंज होती है भाई। अगर ये वेलोसिटी की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, मतलब ये वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कोई भी बॉडी, तो यानी क्या है, यहाँ पर स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगा सर्कुलर मोशन, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में आपका यही डिफरेंस है। उसमें सिर्फ एक सर्कुलर सेंटर की तरफ आपका एक्सेलरेशन लगता है जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में भी आप पे सेंटर की तरफ लगेगा, लेकिन उसमें एक टेंजेंशियल पार्ट भी इन्वॉल्व होगा। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टेंजेंशियल पार्ट क्या होगा, जीरो होगा, इसमें टेंजेंट पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। अभी हम एक बात करते हैं मोशन के पैरामीटर्स की। देखिए मोशन जहां भी होगा उससे रिलेटेड पैरामीटर जरूर आएंगे, अगर आप उससे रिलेटेड पैरामीटर को नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं होगी उसमें उसके डिफरेंट पैरामीटर के बीच में आप रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो सर्कुलर मोशन के भी क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं, मोशन पैरामीटर। पैरामीटर से मतलब है कि आप कैसे डिफाइन करेंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे, उसका एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, ये कैसे होगा। अब देखिए जब कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका जो मूवमेंट है उसको हम कैसे दिखाते हैं, हम कहते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट है, इसमें स्पीड है, इसमें एक्सेलरेशन है। लेकिन जब सर्कुलर मोशन में मूव करेगा कोई भी पार्टिकल, देखिए एक पार्टिकल को मैं इसमें तो मैंने यूनिफॉर्म स्पीड आपसे डिस्कस करी थी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ये O पॉइंट यहाँ A पॉइंट से B पॉइंट पे और ये C, ठीक है, ये θ1 एंगल यहां से यहां तक, यानी A से B तक वो θ1 एंगल पे गया। ऐसी तो आपका सर्कुलर केस में आप मूवमेंट को कैसे दिखाएंगे, एंगल से दिखाएंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाएंगे कि ये 50 डिग्री मूव कर गया, 60 डिग्री मूव कर गया या 70 डिग्री मूव कर गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगल से शो होगा। तो उसी को क्या कहते हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी पहले वो A से B गया, θ1 एंगल ट्रेवल किया, फिर कितना B से C गया, यानी इस A से इनिशियल पोजीशन से पहले B में आया, फिर फाइनल पोजीशन क्या है C, यानी फाइनल पोजीशन पे उसका एंगल क्या है θ2, और ये एंगल क्या है डेल्टा थीटा, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसके एंगल का θ2 माइनस θ1, यानी उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है θ2 माइनस θ1। और सपोज ये BC का जो
मैग्नीट्यूड है ये डेल्टा एस है, और ये आर रेडियस है, ये भी आर होगी रेडियस, इसका मतलब ये भी आर होगी। यानी और आप एक रूल जानते हैं, क्या जानते हैं, एंगल क्या होता है, सर्कुलर सर्कल के केस में एंगल इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय रेडियस होता है ना। तो एंगल हमारा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, आर कितना ट्रेवल किया इसमें बीसी, यानी डेल्टा एस अपॉन आर। यानी एक ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। भाई इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले यहां से यहां गया तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, बी से सी के बीच में, बी से सी के बीच में अगर वो डेल्टा थीटा एंगल करता है तो बी की पोजीशन इनिशियल पोजीशन से सी की पोजीशन इनिशियल पोजीशन से उसका डिफरेंस ही तो निकालेंगे, यानी डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप भी है। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। क्या बात करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की। दूसरा पार्ट है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, देखिए ये भी एक नॉर्मल वेलोसिटी की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिनोट करेंगे हम, ओमेगा से। पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए कैसे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करेंगे ओमेगा से। अच्छा देखिए नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टाइम कितना चेंज हुआ, इसी के हिसाब से आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और टाइम कितना लगा, यही तो हुआ, रेट चेंज ही तो है, बट वो क्या है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तो इसमें हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये एवरेज है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो ये कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और और अगर हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है ना, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी होगा। और अगर हमने पहले भी कर चुके हैं इंस्टेंटेनियस निकालना है तो हम क्या लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी थीटा बाय डी टी, यानी ओमेगा कितना होगा, रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको थीटा टी की टर्म्स में निकाल दिया हुआ है तो उसको आप डेरिवेटिव कर लीजिए और आराम से आ जाएंगे, है ना, एंगुलर वेलोसिटी आराम से आ जाएगी आपकी, है ना। तो इसी हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी है। अब इस एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन बताइए, डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए क्या होगा। अब जो थीटा है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, क्या है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, डायमेंशनल लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। वैसे हम इसको यूनिट क्या होती है, रेडियन, है ना, यूनिट और डायमेंशन लेस में कंफ्यूज मत होइए, ये थीटा क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, लेकिन इसकी यूनिट क्या है, रेडियन, ये यूनिट है भाई रेडियन, ठीक है। तो आप ओमेगा का बताइए क्या डायमेंशन होगा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, और ये नीचे टाइम की डायमेंशन है, तो यह क्या हो जाएगा, t-1, यानी इसको m में भी 0 है, l में भी 0 है और t-1, तो यानी इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l0 t-1, ठीक, ये इसकी डायमेंशन की बात हुई। अब देखिए इसकी हम जो ओमेगा है इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यानी इसकी एक्सिस क्या है ना, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, कैसे रोटेट हो रहा है, यानी ओमेगा, यानी जैसे उसमें आपकी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या है, ये रूल देखिए, आपको ना ऐसे राइट हैंड लेना है, उसका आर्क बनाना है, जैसे ये ऐसे मूव कर रहा है, दो तरह का रोटेशन मोशन हो सकता है, और एक क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्या है, क्लॉकवाइज है, जैसे क्लॉक ऐसे तो मूव करती है, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस डायरेक्शन में आपका मोशन है उसमें आप रखिए एक हाथ को, और उसका क्या कर्ल बनाइए, तो अंगूठा कैसे आ रहा है, यानी थंब कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है,
तो जो बाहर की तरफ आता है तो उसको हमने ऐसे दिखाया डॉट से, है ना, बाहर की तरफ आ रहा है। और इसमें एंटी क्लॉकवाइज में देखिए राइट हैंड, तो आप डायरेक्ट ये जो हाथ है, ये वाली उंगलियां हैं, 4 उंगलियां हैं, इसको आप दिखाइए कि भाई ऐसे रोटेशन की डायरेक्शन में दिखाइए, ऐसे मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज। तो ये क्या है, जो थंब है वो क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, यानी उसको हम दिखा रहे हैं क्रॉस से। तो यानी ये क्या है, अपवर्ड है, ऐसे ये अपवर्ड है, और ये क्या है, इनवर्ड है। तो यानी ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, है ना, अपवर्ड। और इसकी क्या है, इस केस में ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, है ना, इनवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड नहीं, इनवर्ड। यानी इसमें अंदर की तरफ जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का, और इसकी हमने डायरेक्शन भी बता दी, हम कैसे दिखाएंगे इसको, राइट हैंड रूल से निकालेंगे। और एक इनवर्ड है, एक अपवर्ड है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी हमने लिख लिया है। अब आती है हमारी बात एंगुलर, वही सर्कुलर मोशन के हम सारे ही पैरामीटर पढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सेलरेशन भी तो होता है, तो क्या होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। और इस केस में हम इसे अल्फा से डिनोट करते हैं। तो देखिए एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, भैया आप ये बताइए, एक्सेलरेशन कितना होता है, एवरेज एक्सेलरेशन कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यही तो होता है। इसे भी ऐसे ही कर लीजिए, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, यानी डी ओमेगा बाय डी टी। तो यानी ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, इसकी आप बताइए क्या होगी डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, ओमेगा का क्या निकाला था हमने डायमेंशन, ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइड बाय टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला था m0 l0 t माइनस 1, और ये नीचे टाइम ही है t, यानी क्या आ जाएगा m0 l0 t माइनस 2, है ना। और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, यूनिट बताइए भाई, ओमेगा की यूनिट क्या थी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, यानी रेडियन पर सेकेंड। और अल्फा की क्या आ जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। भाई उसमें जो आपका स्ट्रेट बॉडी में स्ट्रेट लाइन मोशन था, तो एक यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी, मीटर पर सेकेंड। तो सेम ही तो यही है, मीटर को रिप्लेस हो गया रेडियन से, और सेकेंड की तो सेम ही है, इसे सेम एक्सेलरेशन की केस में भी हुआ है। तो उस यही बात है इसमें। अब आता है टाइम पीरियड, कोई भी हम सारे पैरामीटर सर्कुलर मोशन के ही पढ़ेंगे इसमें। अब देखिए सर्कुलर मोशन, जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्किल में मूव कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड भी होगा। जैसे सेकंड, एक सेकंड की सुई है, वो जो एक क्लॉक में मूव करती है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, यानी जहां से स्टार्ट किया सर्किल ने वहीं वापस आई, है ना। सपोज ये यहां से स्टार्ट हुई, यहीं वापस आई, तो इसका टाइम कितना होगा, 60 सेकेंड, एक सेकंड के हैंड का, है ना, 1 मिनट में वापस आ जाती है ना। और 1 मिनट के हैंड का कितना होगा, मिनट के हैंड कितना होता है, 1 घंटे में वापस आती है, यानी 60 मिनट। और एक आवर के हैंड का कितना होगा, 12 घंटे में वापस आती है, यानी 12 आवर। तो इस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, एक रेवोल्यूशन करने में उसको जितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे, इसको टी से डिनोट करेंगे। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो टी इज इक्वल्स टू 1/न्यू। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये इसकी बात रही। अब देखिए हम स्ट्रेट लाइन मोशन को यानी लीनियर मोशन को और सर्कुलर मोशन को रिलेट करना चाहते हैं, लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। कैसे,
ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, ठीक है। तो पहले पैरामीटर, इसमें लिख लेते हैं हम लीनियर मोशन, यहां लिख लेते हैं हम सर्कुलर मोशन, और इनके बीच में रिलेशन, ठीक है। क्या रिलेशन होगा वो भी मैं डिस्कस करूंगी। पैरामीटर हम ले रहे हैं पोजीशन, भाई लीनियर मोशन के केस में पोजीशन ही तो लेते हैं, सर्कुलर मोशन के केस में क्या लेते हैं, एंगल। अब लीनियर मोशन के केस में आपको क्या लिखते हो, वेलोसिटी, और सर्कुलर मोशन के केस में क्या लिखते हो, एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर मोशन के केस में क्या लिखते हो, एक्सेलरेशन, और सर्कुलर मोशन के केस में क्या लिखते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम आगे लिख लेते हैं। लीनियर मोशन के केस में एक्स से डिनोट करते हैं, पोजीशन क्या है। सर्कुलर मोशन के केस में थीटा से डिनोट करते हैं। लीनियर मोशन के केस में वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, सर्कुलर मोशन के केस में वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। लीनियर मोशन के केस में एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, सर्कुलर मोशन के केस में एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। अब इनके बीच में रिलेशन देखिए, रिलेशन आप ऐसे देखिए, ये जो डेल्टा थीटा होता है वो क्या होता है, डेल्टा एस बाय आर, यानी x, अगर हम ले लें x, डेल्टा x इज इक्वल्स टू आर थीटा, तो यानी x इज इक्वल्स टू आर थीटा, है ना। तो ये एक इनके बीच में रिलेशन हो गया। ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी, है ना। ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी। तो v इक्वल्स टू, अगर मैं इसको ऐसे लिख लीजिए, डी थीटा बाय डी टी है, अगर आप इसको देखिए यहां पर ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी है, तो थीटा को क्या लिख सकते हो, एक्स बाय आर, थीटा को लिख सकते हो ना एक्स बाय आर बाय डी टी। तो ओमेगा क्या आएगा, 1/r, आर तो कांस्टेंट है, डी एक्स बाई डी टी। ये डी एक्स बाई डी टी क्या है, v, क्या है v, 1/r v, तो यानी v क्या हो जाएगा, r, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे, r ओमेगा, यानी v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r ओमेगा। और भाई बच्चों ये जो v की बात हो रही है ना सर्कुलर मोशन के केस में, ये v होता है अलोंग द टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको v निकालना है तो वो टेंजेंट के अलोंग ही होगा, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन और v क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है, उस v की बात हो रही है। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए, कई क्वेश्चंस में आता है। तो v कौन सा आएगा, इस पॉइंट पे v निकालना चाहते हो तो ये आएगा, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो ये आएगा, ये परपेंडिकुलर होगा एक्सेलरेशन के। अब ये बताइए अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी, यही होता है। और ओमेगा यहां से रखिए, कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा रखिए ना यहां पर से, अल्फा इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी, और ओमेगा को क्या लिख सकते हो, वी अपॉन आर, वी ओमेगा इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर लिख सकते हो ना, तो वी अपॉन आर लिख लीजिए। आर कांस्टेंट है, रेडियस है, इसको बाहर निकालिए, डी वी बाय डी आर डी टी, सॉरी, तो 1/dv बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन a अल्फा, तो a इक्वल्स टू आर अल्फा, तो ये भी a इक्वल्स टू आर अल्फा। और ये एक्सेलरेशन कौन सा होगा, टेंजेंशियल वाला at, इस बात से ध्यान रखिए, ये सेंट्रीपिटल वाला नहीं होगा जो सेंटर की तरफ लगेगा, ये होगा टेंजेंशियल वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गई इनके बीच में, और इसको याद रखना है आपको, x इक्वल्स टू आर थीटा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ए टी इक्वल्स टू आर अल्फा। इसको रखने का आसान तरीका है, v है यहाँ a, यहाँ आप सब में आर आर आ रहा है, देखिए ये इसमें भी r है,
डिस्प्लेसमेंट में भी, वेलोसिटी में भी आर है, एक्सेलरेशन में भी आर है, बस थीटा, ओमेगा और अल्फा सेम वही है, तो आर सब में आ रहा है। अब देखिए हमने एक स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या पढ़ा था, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या पढ़ी थी हमने, इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो सर्कुलर केस में भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में एक बात हमारी थी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कब वैलिड है, जब ए क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। तो क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस, यहां से लगाते हैं इसको, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक का हमने एस एंथ पढ़ी थी, u प्लस 1/2 a 2n-1। अगर यही इक्वेशन हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे लगाना चाहें तो कैसी होगी, जब a क्या होगा, कांस्टेंट हो, अल्फा कांस्टेंट होगा। इस केस में क्या होगा, सर्कुलर केस में अल्फा कांस्टेंट होगा। सपोज वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी को हम ओमेगा देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट, और ए को किससे रिप्लेस कर दें, अल्फा से। बस पैरामीटर्स को रिप्लेस करना है, कैसे, वेलोसिटी को ओमेगा से, एक्स ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, और आपका क्या आया, ए को अल्फा से। बस यही अगर रिप्लेस कर दें तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन सर्कुलर केस में भी लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे पास एंगुलर ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। तो एस के बदले यानी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, वी यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा डेल्टा थीटा, और एस एन यानी डेल्टा थीटा, nth पे जो हमारा होगा वो ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा 2n-1। सेम ही इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएंगी, बट आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कब कौन सी इक्वेशन लगेगी और कैसे हम इसको लिखेंगे, आपको ये चेंज करना आना चाहिए। तो ये सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन के बीच में क्या है, कुछ पैरामीटर हमने पढ़े और इनके बीच का रिलेशनशिप, और इक्वेशन ऑफ मोशन हम सर्कुलर के केस में कैसे निकालेंगे और लीनियर के केस में हमारे पास कैसे उनके बीच में रिलेशन होगा, कैसे लिख सकते हैं सर्कुलर केस में। तो ये हमारी ये थी। अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटिव के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसको हम सेंटर सीकिंग एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, सेंटर सीकिंग एक्सीलरेशन। मार्कर काम नहीं कर रहा है, मैं मार्कर चेंज करती हूँ। तो ये क्या होता है, सेंटर सीकिंग एक्सीलरेशन, ये हमेशा सेंटर पे लगता है, क्योंकि सेंटर सीकिंग एक्सीलरेशन जैसे, और ये कब लगेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक सर्कुलर मोशन में। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या, एक सर्कुलर मोशन में, है ना। तो ये सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, वो सेंटर है इसका, और ऐसे और ऐसे। तो मैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट ले लेती हूं मैं। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे होगी, ऐसे v1। किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालें
और इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे, डायरेक्शन v2 ऐसी निकलेगी। और सपोज a से b तक जाने पर ये डेल्टा थीटा क्या करता है, डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमने इसमें बता दिया डेल्टा थीटा, और इसको सी पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर, ये क्या है, डेल्टा थीटा। ठीक, तो मैंने ये ट्राइंगल में ये डेल्टा थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल। अब वेलोसिटी, ये तो मेरा, और ये आर है, ये भी आर है, रेडियस आर ही है। अब ये v1 वेलोसिटी है, ये v2 वेलोसिटी है। तो दो ट्राइंगल आप बनाइए इसमें। देखिए, एक तो ये वाले बना लीजिए, ओ ए बी, ये डेल्टा थीटा, ये डेल्टा एस हमने लिया है। ये सपोज ये जो ए बी है वो डेल्टा एस है, और ये डेल्टा थीटा है, ये आर है, ये आर है। ए पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है, ठीक है, ए पॉइंट पे वेलोसिटी v1 है। यहाँ पर ये सपोज ए पॉइंट है, तो यहाँ इसे ओ पी और क्यू लिख लीजिए। ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है, और इनके बीच का एंगल भी डेल्टा थीटा ही होगा। कैसे, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी एंगल बिटवीन टू लाइंस is equals to angle between their perpendicular, कैसे मैंने अप्लाई किया, जैसे OA और OB के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो इन दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, इनके परपेंडिकुलर के एंगल के बीच के इक्वल होगा। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, v1। इस वाली रेडियस का परपेंडिकुलर क्या है, v2। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। समझ रहे, मैं कह रही हूं कि अगर हमें दो लाइंस के बीच का एंगल पता है, थीटा है ना, मैं ये कह रही हूं इन दो लाइंस के बीच का एंगल कितना है, डेल्टा थीटा है, OA और OB के बीच का। तो इनके जो OA लाइन का जो परपेंडिकुलर होगा, यानी क्या है, v1 है ना, और OB लाइन का परपेंडिकुलर क्या है भाई, v2 ही तो है, टेंजेंट है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। आई बात समझ में, तो मैंने इस चीज को इस्तेमाल किया है यहाँ पर, यानी OA OB के जो परपेंडिकुलर होंगे वो v1 v2 होंगे, तो उनके बीच का एंगल भी डेल्टा थीटा होगा। अब ये सर्कुलर मोशन है, और कौन सा सर्कुलर मोशन कर रही हूं मैं कंसिडर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कंसिडर कर रही हूं। अब मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो v1 और v2 भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, यानी v1 v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू v। तो इसको मैं v लिख लेती हूँ, है ना, इसको मैं क्या लिख लेती हूँ, v लिख लेती हूँ। अब तो ये क्या है, ये r है, ये r है, ये डेल्टा थीटा है, ये v है, ये v है, डेल्टा थीटा है, यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों लाइंस इक्वल हैं। अब देखिए ना, कोई अगर ये एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी इक्वल होंगे, कितने होंगे, है ना, कितने होंगे, ये 60 180 यानी 60 60 ही होगा। सपोज ये 30 डिग्री है, तो ये कितने होंगे, है ना, ये कितने होंगे, 30 है तो 180 माइनस 30 लगाओ, कितना बचा 150, यानी 150 बाय हाफ, यानी 75 डिग्री। तभी तो ये ट्राइंगल की कंडीशन है, एंगल्स का सम इक्वल होता है, और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री आपको लगानी पड़ेगी कि हम सिमेट्री कैसे लगा सकते हैं। अब ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OPQ। कैसे, एक एंगल डेल्टा थीटा है, दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये और ये भी इक्वल होंगे, किससे, A ये हमने ये वाली सिमेट्री यूज करी है कि आंसी एंगल एंगल एंगल, जब तीनों एंगल इक्वल हैं तो यानी ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर।
ये क्या है, सिमिलर का साइन है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ये डेल्टा वी है, वी है ना, तो इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। डेल्टा वी अपॉन वी लिखिए इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, कर सकते हैं ना हम, है ना। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी अपॉन आर डेल्टा एस, ऐसे लिख सकते हैं आराम से। इसको भी टी से डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा टी से, इसको भी डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, सेम। अब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, दोनों साइड लिमिट लगाइए, v अपॉन आर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, है ना। ये आर्क है भाई डेल्टा एस, लेकिन ये एंगल बहुत छोटा है तो ये इनको ज्वाइन करके डेल्टा एस आ जाएगा। भाई वैसे तो ये रियल में ये है डेल्टा एस, ये है, लेकिन एंगल बहुत छोटा हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, लाइन के इक्वली हो जाएगा। तो ये क्या होगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, और v अपॉन आर, और ये डेल्टा एस बाय डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये भी v हो जाएगा। तो यानी वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी a की वैल्यू क्या हो गई, वी स्क्वायर अपॉन आर, और v क्या होता है, आर ओमेगा, v क्या होता है, आर ओमेगा अपॉन आर, तो a क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर, यानी ये वाला टर्म भी और ये वाला भी आपको याद रखना है। आया समझ में, नहीं आया? मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि डेल्टा एस भाई ये आर्क है, लेकिन जब एंगल बहुत छोटा होता जाएगा तो डेल्टा एस किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, ये चीज है। अब आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि डेल्टा वी कैसे हुआ। सपोज ये V1 है और ये V2 है, ये V1 है, ये डायरेक्शन V1 है और ये V2 है, तो ये डेल्टा वी कैसे हुआ, है ना, ये डेल्टा वी कैसे हुआ। अब मैं इसको ऐसे ले रही हूँ, इसको ऐसे ले रही हूँ, तो ये आप इसको ट्राइंगल को कंप्लीट करिए ट्राइंगल लॉ से, V1 प्लस डेल्टा V2, V1 प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू V2, ऐसी तो आएगा भाई। V1 में एक इसके हेड से इसकी टेल ज्वाइन कर लेंगे तो V1 प्लस डेल्टा V इज इक्वल टू V2 आएगा ना, तो डेल्टा V क्या आएगा, V2 माइनस V1, यानी दोनों का डिफरेंस है ना, दोनों का डिफरेंस है, इसलिए इसको हमने डेल्टा वी लिया है। ये डेल्टा एस है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया। तो एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को ही हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि हमेशा क्या होता है, टुवर्ड्स सेंटर होता है, क्या होता है, टुवर्ड्स सेंटर होता है, यानी ये एक्सेलरेशन क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर होगा, इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। और ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और v तो हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, लेकिन अगर हमारे पास यूनिफॉर्म केस है ना, अगर v कांस्टेंट है हमारे पास, सपोज v कांस्टेंट है वैल्यू में, है ना, v कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यानी उस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, वो क्या होगा, 0 होगा। यानी ये कौन सा केस है, नॉन सर्कुलर मोशन विथ मोशन जिसमें क्या है, इन विच स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, यानी स्पीड वेरी कर रही है, या कह सकते हैं स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड वेरी। जब स्पीड अगर वेरी कर रही है या वेरिएबल स्पीड के साथ ये मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो आपको मैंने डेरिवेशन करा दिया, इसको इसकी जरूरत नहीं है, यानी अगर स्पीड मूव कर रही है, स्पीड वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने डिस्कस किया था ना शुरू में स्टार्टिंग में ही, कि अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ऐसे लगेगा, जिसकी क्या वैल्यू होगी, वी स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर। ये था हमारे पास अगर कांस्टेंट स्पीड है, v सेम है सब जगह, लेकिन v अगर वेरी कर रहा है, तो यानी इस पर एक
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगा, तभी तो वेरी करेगा भाई। यहाँ पर v क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर फिर यहाँ पर v क्या होगा, हर पॉइंट पे क्या होगा, चेंज होगा, है ना। AC तो ऐसे ही रहेगा, टुवर्ड सेंटर ही रहेगा, लेकिन v हर पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ v1 है, यहाँ v2 है। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर यहाँ पे भी लग रहा है तो स्पीड बढ़ेगी, लेकिन अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड के अपोजिट है, ये 80 है और v ऐसे है, मूव पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या है, स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो क्या होगा, मोशन रुकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो AC हमेशा सेंटर की तरफ होगा। तो अगर हमारे पास टेंजेंशियल पार्ट भी है तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये ऐसे है 80 और ये क्या है, AC कितना है, ऐसे है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है परपेंडिकुलर का मतलब, तो स्क्वायर क्या आएगा, AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो उनके बीच उनका जो नेट होता है वो दोनों के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होता है, दोनों का स्क्वायर करिए, उनको सम करिए अंडर रूट। वैसे हमारे पास नेट क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो ये 0 हो गया, तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही तो आया। तो दोनों परपेंडिकुलर केस में ये आपके इस तरह से आ जाएगा, 80 AC स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये हमारे पास नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो आज हमारा मोशन इन अ प्लेन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके NCERT के क्वेश्चन की सीरीज में ज़रूर लेके आऊँगी और बहुत ही जल्दी लेके आऊँगी। तो आप आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल के लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।